बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाज़रीन को खुश आमदीद कहता है। आज ट्राई सीरीज़ में आराम का दिन है और कल अफ़गानिस्तान की टीम जो है अपना अगला मैच खेलेगी यूएई के ख़िलाफ़, जबकि 2 सितंबर को यानी मंगल के दिन पाकिस्तानी टीम अफ़गानिस्तान के मद्दे मुकाबिल होगी। कल पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात के ख़िलाफ़ खेला गया मैच 31 रन से जीता, लेकिन जो बैटिंग की आसिफ खान ने, 35 साल उनकी उम्र, लाहौर से वो ताल्लुक़ रखते हैं और लाहौर से वो क्रिकेट भी खेले, वो लीग क्रिकेट भी खेले, मुल्तान सुल्तान्स की टीम में भी थे, इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम में भी थे और फिर उसके बाद उन्होंने यूएई में सुकूनत इख्तियार की। तो कल सब याद कर रहे थे उस्मान खान को कि उस्मान खान होते अगर यूएई की टीम में तो मुश्किल हो सकती थी, लेकिन उस्मान खान इन दिनों कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी खेल लें और उनकी पहली इनिंग्स में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही। हम बात करेंगे पाकिस्तानी बॉलर्स की जो दुर्गत बनाई जो यूएई के बैट्समैनों ने। पाकिस्तान की बॉलिंग बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि बेबस नज़र आ रहे थे पाकिस्तानी बॉलर। इस हवाले से बात करेंगे और दीगर उमूर के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर चीफ सेलेक्टर, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हारून रशीद तवील अरसे तक क्रिकेट बोर्ड से या दीगर क्रिकेट के उमूर के साथ वाबस्ता रहे। इन्होंने नेशनल बैंक की टीम की भी नुमाइंदगी की और फर्स्ट क्लास क्रिकेट तवील अरसे तक खेले और इनके भाइयों का रिकॉर्ड है। इंग्लैंड के फॉस्टर ब्रादरान जो 7 भाई खेले क्रिकेट, तो हारून रशीद के भी 7 भाई क्रिकेट खेले। तो अब ये रिकॉर्ड भी एक यूनिक रिकॉर्ड है पाकिस्तान में। हम इनसे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हारून रशीद से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करें, पहले आपको एक पैकेज दिखाते हैं कल के मैच के हवाले से। मुत्तहिदा अरब इमारात की नातजुर्बेकार टीम के खिलाफ पाकिस्तान ने ट्राई सीरीज के मैच में 31 रन से कामयाबी हासिल की और ये इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान की मुसलसल दूसरी फतह है। लेकिन जिस अंदाज से मुत्तहिदा अरब इमारात के बैट्समैन खास तौर पर आसिफ खान और मोहम्मद वसीम ने पाकिस्तानी बॉलर्स के खिलाफ बैटिंग की, उससे पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप एक आम सी बॉलिंग लाइनअप लग रही थी। हालांकि इन दोनों बैट्समैनों का कोई T20 क्रिकेट का इतना तजुर्बा नहीं था, लेकिन इसके बावजूद हसन अली और सुफियान मुकीम की जिस बेदर्दी के साथ आसिफ खान ने पिटाई की, उससे यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि अगर टॉप क्लास बैट्समैन आएंगे तो पाकिस्तान की बॉलिंग इस काबिल नहीं है कि उन्हें परेशान कर सके। अगरचे पाकिस्तान ने अपने दोनों स्टार फास्ट बॉलर्स शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ को आराम कराकर सलमान मिर्जा और हसन अली को टीम में शामिल किया, लेकिन ये दोनों ही महंगे साबित हुए। अगर पाकिस्तानी टीम आखिर में 25-30 रन से ज्यादा स्कोर ना करती तो फिर ये मैच बड़ा दिलचस्प हो सकता था। लाहौर में पैदा होने वाले आसिफ खान ने सिर्फ 35 गेंदों पर 6 चौकों और 6 छक्कों की मदद से 77 रन स्कोर किए, जबकि वसीम खान जो कप्तान हैं उन्होंने 18 गेंदों पर 33 रन बनाए। पाकिस्तान की जानिब से अगरचे हसन अली ने 3 विकेटें हासिल की और आखिरी ओवर में उनको 2 विकेटें मिली, लेकिन उनकी बॉलिंग की कारकर्दगी बड़ी मायूस कुन रही। इसी तरीके से सुफियान मुकीम के भी 4 ओवर्स में 44 रन बने। अगर बात की जाए पाकिस्तान की बैटिंग की तो सलमान अली आगा ने पहले मैच में बड़ी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया था, लेकिन दूसरे मैच में वो नाकाम रहे। फखर जमान भी बड़ी इनिंग ना खेल सके, साहबजादा फरहान भी बड़ी इनिंग्स ना खेल सके। साइम अयूब और हसन नवाज ने अपनी जारहाना बैटिंग के जरिए पाकिस्तान का स्कोर 260 रन तक ले जाने में नुमाया किरदार अदा किया। साइम अयूब ने शानदार निस्फ सेंचुरी बनाई, जबकि हसन नवाज भी निस्फ सेंचुरी बनाने में कामयाब हुए। साइम अयूब को मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। मोहम्मद हारिस जो विकेट कीपर बैट्समैन हैं, गुज़िश्ता 8 टेस्ट इनिंग्स में बुरी तरह से नाकाम हुए। उन्होंने सिर्फ 37 रन स्कोर किए, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन पर कुछ ज्यादा ही एतमाद किया जा रहा है। अब देखते हैं कि आइंदा आने वाले मैचेस में पाकिस्तान किस तरह की कारकर्दगी पेश करता है। जी, पैकेज आपने मुलाहिजा किया और गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं हारून रशीद से। हारून भाई, पहला मैच 39 रन से जीते। दोनों मैचेस में टॉस जीतकर पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की, लेकिन 39 रन और 31 रन दूसरा डिफरेंस नज़र आ रहा है आपको? बॉलिंग पाकिस्तान की वो वल्नरेबल थोड़ी सी लग रही है, वो बॉलिंग में वो स्ट्रेंथ नज़र नहीं आ रही, आप क्या कहेंगे? देखिए, एक तो समझने की बात यह है कि जो दोनों पिचेस थी ना वो थोड़ी सी डिफरेंट थी। अगर आपने देखा होगा कि पहले भी जो मैच हुआ, पहला मैच, उसमें आपने देखा ग्रिप कर रहा था बॉल, इवन फास्ट बॉलर जब कटर कर रहे थे वो अगेंस्ट स्पिन हो रहा था। आई थिंक जो कामयाबी पाकिस्तानी बॉलर्स को अगेंस्ट अफगानिस्तान हुई, उसका रीज़न ये था कि आपके फास्ट बॉलर्स ने भी स्लो डिलीवरीज के ऊपर आउट किया। अगेंस्ट स्पिन हो रहा था, रुक के आ रही थी, स्ट्रोक मेकिंग मुश्किल थी।
पहले बैटिंग करने का एडवांटेज ये होता है कि पिच फ्रेशली प्रिपेयर हुई होती है, उसके ऊपर अच्छा खासा रोल हुआ होता है, जिसकी वजह से फर्स्ट 20 ओवर्स में बैटिंग में मतलब बल्ले पर आती है। सेकंड जब आप मैच की तरफ जाते हैं, अगर हम यूएई की तरफ देखें तो यूएई वाली पिच थोड़ी सी डिफरेंट थी, उसमें बैट पे आ रहा, आप देखेंगे बॉल जो है बैट पे आ रहा था, आप जो भी दोनों तरफ से आप देखेंगे छक्के लगे, स्ट्रोक खेल रहे थे और वो गेंदें जो है वो बाहर गई। पाकिस्तान ने दोनों फास्ट बॉलर्स को रेस्ट करवाया था। उसका रीज़न ये है कि वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी थी और उन्होंने ये भी सोचा कि हम अपनी बेंच स्ट्रेंथ को भी चेक कर लें, क्योंकि आगे एशिया कप में टीम तो ये अनाउंस हो गई हुई, लेकिन उन्होंने देखना है कि उनकी फाइनल 11 बनेगी क्या। अब दूसरी चीज़, आपने जहाँ बॉलिंग की बात की, आई थिंक आई टोटली एग्री विद यू। आपने दोनों दफ़ा उनको प्रेशर में डाल के उसके बाद आखिरी के चंद ओवर्स में आप देखेंगे उन्होंने बड़े आज़ादाना स्ट्रोक खेले, 5 खिलाड़ी तो आपने आउट कर लिए थे 76 रन के ऊपर। उसके बाद बाकी मान था 5 खिलाड़ियों में जो कि लोअर ऑर्डर बैटर्स कहलाते हैं, उनको उन्होंने अच्छा खासा मारा और काफ़ी करीब तक पहुंच गए थे। 207 रन बहुत अच्छे थे। मैं समझता हूं कि जो एक चीज़ हम आपको याद होगा कि हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस कर रहे थे कि जो पार स्कोर होता है वहां तक तो पहुंचे ना पाकिस्तान की बैटिंग, और ये दोनों दफ़ा हमने देखा कि 180 प्लस इन्होंने किया, जिसका फायदा उनको हुआ कि आप देखेंगे नैरो मार्जिन से। मैं फील करता हूं कि अगर थोड़ी सी एक्सपीरियंस टीमें होती तो ये रन जो इतना फर्क नहीं पड़ता। तो मैं दूसरी तरफ सुफियान मुकीम का आपने जिक्र किया, देखिए जो बॉलर है टेस्ट उसी वक्त होता है जब उसके ऊपर प्रेशर पड़े। अभी तक सुफियान मुकीम के ऊपर प्रेशर नहीं पड़ा था, इसीलिए वो हर बॉल आते थे आउट कर देते थे। लेकिन इस दफ़ा क्योंकि पिच थोड़ी सी अच्छी फ्लैट थी और उसके बाद जब मौका मिला आसिफ खान को, उसने उनका पूरा फ़ायदा उठाया। तो आई थिंक जो लम्हा फिक्रिया पाकिस्तान के लिए आइंदा के मैचेस में और एशिया कप में जो होना चाहिए वो उनकी बॉलिंग डिपार्टमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। बैटिंग में नज़र आ रहा है कि आप अब किसी एक के ऊपर डिपेंड नहीं कर, कोई भी आगे चिप इन करता है और उसके बाद वो रन्स कर जाता है, जैसे कल हसन नवाज ने किया, इसी तरह कल साइम अयूब ने किया, तो इससे पिछले मैच में सलमान अली आगा ने किया था। सो ये तो एक अच्छा साइन है। जो मैं स्ट्रेटजी देख रहा हूँ ना पाकिस्तान की बैटिंग की, मुझे ये फील होता है कि इन्होंने ब्लॉक्स बनाए हुए हैं कि 20 बॉल का ब्लॉक बना दिया, 15 बॉल का ब्लॉक बना दिया कि जो भी बैटर जा रहा है उसने इसमें इतने रन्स करने। सो वो 2 से 3 कंट्रीब्यूशन मिलके 180 प्लस के ऊपर आपको ले जाते हैं। क्योंकि मैं इंटेंट देख रहा हूं कि जाते ही आप देखें कि हर कोई मारना शुरू कर रहा है, कोई भी नहीं देख रहा कि पिच का बिहेवियर क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, मैं फील करता हूं कि ये चीज़ बुरी नहीं है, लेकिन अगेंस्ट टफर ऑपोजिशन फंस जाएंगे, पर वहां पता लगेगा कि क्या ये स्ट्रेटेजी कामयाब होती है। लेकिन एक और चीज़ हारून भाई, हम दोनों दफ़ा लकी रहे कि जब अफगानिस्तान चेस कर रहा था, जब भी उनका मिडिल ऑर्डर कलैप्स हुआ, धड़ाधड़ विकेटें गिरी, और कल जब यूएई चेस कर रहा था, कहाँ 52 पे 2 थे और 76 पे 6 हो गए, तो यानी कि 22 रन पे उनकी 4-5, 52 पे 1 था, 22 रन पे 5 विकेटें गिर गई। तो ये जो फेज आता है जिसकी वजह से एक उनकी ना तजुर्बाकारी को आप इसको क्रेडिट देंगे या बॉलर्स को? नहीं, आई थिंक बॉलर को भी देना चाहिए। और दूसरी जो एक अच्छी चीज़ जो पाकिस्तान की टीम में नजर आई है वो है कैचिंग। मैं ग्राउंड फील्डिंग के ऊपर तो मैं समझता हूँ कि अभी भी पाकिस्तान को बहुत काम करना चाहिए। अगर आप देखेंगे कि कैचिंग बहुत अच्छी हुई है, जिसकी वजह से आप विकेट्स लेने में कामयाब हुए। जब आप विकेट्स लेते हैं ना तो प्रेशर आ जाता है बैटिंग साइड के ऊपर, क्योंकि सेकंड बैटिंग वाले को आस्किंग रेट बढ़ता चला जाएगा। जैसे जैसे आपके विकेट्स गिरेंगे, अगर आप 8 रन चेज करने वो 9 हो जाएंगे, क्योंकि 2 से 3 डॉट बॉल भी आपको आपके आस्किंग रेट को बढ़ाती चली जाती है। सो जब 12-13 पे पहुंच जाता है तो बैटर्स के पास और कोई चारा नहीं रह जाता कि हर बॉल के ऊपर कोशिश करेंगे चौका या छक्का मारने की, और उसमें वो गलतियां करते हैं और वो अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं फील्डर्स को, क्योंकि हवा में खेलते हैं और फील्डर्स उसको एक्सेप्ट कर लें तो अच्छा है। अगर आप पहला मैच देखें, अगर सलमान अली आगा का कॉर्ड बिहाइंड हो जाता तो फिर प्रॉब्लम 130-140 करते। लेकिन एक और चीज़ भाई, आखिर में हम रन देते हैं, जैसे अफगानिस्तान का आपने जिक्र किया, आखिर में राशिद खान ने पिटाई शुरू कर दी, इधर आसिफ खान ने शुरू कर दी, तो आखिर में रन रोकने के लिए क्या स्ट्रेटेजी? देखिए, एक तो मैं आपको बता दूं कि जो T20 की जो पिचेज होती है ना, वो एक्चुअली बॉलर्स के लिए साजगार नहीं होती। सो आपके पास अगर देखें तो उसके बाद भी आके हारिस रऊफ ने इनफैक्ट पाकिस्तान को जो टर्निंग पॉइंट था वो हारिस रऊफ, 1 ओवर में 2 विकेटें जो उसने ली, क्योंकि और उसके बाद उन्होंने बॉलिंग में ये महसूस कर लिया, जो कि अच्छी चीज है, कि उन्होंने तेज बॉलिंग करने की कोशिश नहीं की। अगर आप देखेंगे कल, अगर आप देखेंगे तो कल पिच अच्छी थी ना, तो उनकी स्लो डिलीवरी भी इतनी इफेक्टिव नहीं थी। तो इसीलिए पाकिस्तान को बड़ा ये सोचना पड़ेगा, ऊपर से ग्राउंड छोटा है,
देखिए जब बड़े ग्राउंड में आप जाएंगे ना, देन इट विल बी अ मोर प्रॉब्लम आपके बॉलर्स के लिए भी और आपके बैटर्स के लिए भी। ठीक है, इस पर हम मजीद बात करेंगे। हारून रशीद, पाकिस्तान के फॉर्मर चीफ सेलेक्टर, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, हमारे साथ मौजूद हैं। हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पाकिस्तान बामुकाबला यूएई उस हवाले से बात करेंगे और आगे चांसेस के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि 2 सितंबर को पाकिस्तान का फिर अफगानिस्तान से मुकाबला है। इस पर भी डिटेल से बात करेंगे, कहीं जाएगा नहीं। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हारून रशीद के साथ शो में आपको खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक पर जाने से कबल हम बात कर रहे थे पाकिस्तान की बॉलिंग और बैटिंग के हवाले से कि मुत्तहिदा अरब अमारात के खिलाफ जो मैच पाकिस्तान 31 रन से जीता, लेकिन ये लम्हा फिक्रिया था कि यूएई की टीम, लोग समझ रहे थे वन साइडेड मैच होगा। और 9 साल के बाद किसी T20 इंटरनेशनल मैच में पाकिस्तान और यूएई मध्य मुकाबिल थे। आखिरी मरतबा बांग्लादेश में एशिया कप में ये लोग खेले थे और उसके बाद से नहीं खेले, लेकिन यूएई ने बहुत इंप्रूव किया। अरुण भाई क्या कहेंगे? लालचंद राजपूत जो इंडिया के ओपनिंग बैट्समैन थे 87 में पाकिस्तान के खिलाफ, वो उनके हेड कोच हैं। आप देखते हैं यूएई में हालांकि ज्यादातर तो एक्सपेट्रिएट हैं, लोकल वहां का नहीं है कोई इतना। देखिए एक तो ये जो आईसीसी का जो प्रोग्राम था ना कि इसको ग्लोबलाइज किया जाए क्रिकेट को, उसमें सबसे जो प्रॉब्लम आ रही है ना वो ये हो रही है कि जहाँ जहाँ भी ये क्रिकेट को लेके जा रहे हैं वहाँ की लोकल पॉपुलेशन इतनी इन्वॉल्व नहीं हो रही, ना इंटरेस्ट ले रही है। यही रीज़न है कि आप देख लेंगे यूएई के अलावा ओमान, जितने भी ये कंट्रीज़ हैं, इन सब में आपको एक्सपर्ट्स नज़र आएंगे। और मेजॉरिटी ऑफ दी एक्सपर्ट्स जो हैं कोई श्रीलंका से है, कोई इंडिया से है, कोई पाकिस्तान से। उनको मिला के ये लोग जॉब्स कर रहे होते हैं और उसके बाद प्रैक्टिस के लिए शाम को ही आते हैं। एज सच हम उसको प्रोफेशनल नहीं है। आकिब जावेद जब गया था उसने कोशिश की थी इनको प्रोफेशनल को बनाने के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिए जाए, सब कुछ किया जाए, और वो उसमें कुछ हद तक कामयाब हुआ। मुझे नहीं पता कि वहाँ आप क्या सिलसिला है क्या नहीं है, लेकिन ये जो आप बात करें ना, ये इसलिए बिट्स एंड पीसेस में ये इकट्ठे होते हैं और वो जो 6 से 7 दिन का कैंप जो भी लगता होगा वो लगने के बाद ये किसी टूर्नामेंट की तैयारी करते हैं। और वो तैयारी करने में हमें साफ नज़र आ रहा था कल जब मैं मैच देख रहा था कि उनमें एक्सपीरियंस की कमी है, एक्सपोजर की कमी है। अगर आप उनकी एज की भी वो देखेंगे तो राउंड अबाउट रॉन्ग साइड ऑफ द एज में है, जहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा आपको नज़र नहीं आएगा। तो इसलिए ये T20 के फॉर्मेट में तो ये आपको कहीं ना कहीं और मैच जीतते हुए नजर आएंगे, लेकिन इन टर्म्स ऑफ टेस्ट क्रिकेट, इन टर्म्स ऑफ वनडे क्रिकेट, ये काफ़ी स्ट्रगल करेंगे। पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं फील करता हूँ कि इन टीमों को अगर आप हरा भी रहे हैं इतने छोटे मार्जिन से, तो आप रीजंस देखें दोनों तरफ के फास्ट बॉलर्स को मार पड़ी है। इवन अगर आप अफगानिस्तान के फास्ट बॉलर्स को देखेंगे, उन्होंने वो भी एक्सपेंसिव हो गई, 47 रन। इसी तरीके से अगर आप यूएई के भी देखेंगे उनको मार पड़ी है। ऐसी पिचेस के ऊपर जहां पर बॉलर्स की कोई हेल्प ना हो, तो आपकी बैटिंग को ज्यादा से ज्यादा रन्स करने चाहिए। आई थिंक नॉट बैड कि एक में 180 किया, उससे ज्यादा किया, और एक में 200 से ज्यादा किया, जो कि अच्छा साइन है। लेकिन क्या इसको कंटिन्यू करेंगे? क्योंकि आने वाले मैचेस में, क्योंकि यूएई भी पहली मरतबा खेली थी पाकिस्तान के खिलाफ 9 साल के बाद, आपने कहा, और अफगानिस्तान भी काफी दिनों के बाद जेलन हुई है और उसके बाद उन्होंने वे इन किया होगा पाकिस्तान को। अभी देखा होगा कि बैटर्स क्या कर रहे हैं। अफगानिस्तान खेली है पाकिस्तान के खिलाफ। अब वो ये देखेंगे इनके बैटर्स ने क्या किया, इनके बॉलर्स ने क्या किया। काम करके आएंगे अगले मैचेस में। जो जोनाथन ट्रॉट है ना, वो काफी हद तक इसमें सारी चीजों को देखता रहता है, जो उनका हेड इंग्लैंड का जो ओपनिंग बैट्समैन था। इसलिए पाकिस्तान को अगले मैचेस में अपनी फुल स्ट्रेंथ से जाना पड़ेगा। मे भी शाहीन शाह अफरीदी वापस आए, हारिस रऊफ वापस आएंगे, लेकिन मैं यहाँ एक जरूर चाहूंगा कि अशरफ की जगह बनती है भाई। मेरे नजदीक इन पिचेस के ऊपर अब नहीं बन रही, इसलिए मैं वही कहने वाला था कि आप अबरार को यूज कर सकते हैं ना। आपने देखना, आपने अभी ये देखना है कि अगर इसी किसी भी कंडीशंस आपको श्रीलंका में मिली, अगर वहाँ स्पिनिंग ट्रैक्स हुए, प्रेमदासा में आपको पता है कि वहाँ अगर इनके मैचेस हैं शेड्यूल्ड हैं, और वहाँ पर अगर हो तो स्पिनर्स वहाँ काफी हेल्प आउट कर सकते। लेकिन अगर वो खेलेगा नहीं ना, तो आपको पता नहीं लगेगा, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। उसको भी तो किसी टाइट सिचुएशन में डाले ना, जैसे कल आया ना सुफियान हकीम, उसको मार पड़ी। लेट्स सी के अबरार क्या करते हैं। फिर दूसरा ये कि उनको बड़ा एडवांटेज हो गया है कि
थोड़ा सा मेच्योर हो रहा है एज ए पार्ट टाइम बॉलर साइम अयूब जी। उन्होंने कल अच्छी टाइट बॉलिंग की, 2 ओवर में उन्होंने बहुत ज्यादा रन नहीं दिए और उसके बाद उनको बॉलिंग नहीं दी क्योंकि जरूरत नहीं थी। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि जब आप देख रहे हैं कि फास्ट बॉलर्स को मार पड़ रही है तो क्यों नहीं आप स्पिनर्स को पहले ही खत्म करके आखिर के 1 या 2 ओवर या 4 ओवर तक आप फास्ट बॉलर्स को रखें। जब बीच में आप 11 से 15 ओवर के उसमें फास्ट बॉलर को लेके आते हैं वहां वो उनको होती है। लेकिन राहुल भाई आप ये देखें 3 स्पेशलिस्ट बॉलर्स के साथ पिछले मैच में भी अफगानिस्तान के इधर भी गए, इधर चले सलमान मिर्जा आ गए, हसन अली आ गए, 3 और सुफियान मुकीम थे, वहां पर भी 2 थे, हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी और सुफियान मुकीम। ये स्ट्रेटजी आपको लगता है कि ये पे ऑफ करेगी जो 3 स्पेशलिस्ट बॉलर्स के साथ जाना? एक्चुअली देखिए 3 मैं समझता हूँ कि मैंने देखा कि नवाज बहुत इंप्रूव कर गया। आई थिंक उसको बहुत बॉलिंग पे कंट्रोल आ गया। कल देखा कि गेंद स्पिन हो रहा था, वो बॉलर बैट्समैन को रीड करके बॉलिंग कर रहा है और बहुत अच्छी उसने बॉलिंग की है। जिस तरीके से वो देख रहा था कि उसको स्वीप मार रहे थे, उसने फास्ट वन करके उसको बोल्ड किया एक बैटर को और उसके बाद जब देखा कि वो निकल के मारे तो बॉल को थोड़ा सा उसने हवा दी, गेंद स्पिन हुआ तो स्टंपिंग के मौके मिले। सो मैं फील करता हूँ कि मैं नवाज को रेगुलर बॉलर समझता हूँ, ठीक है ना, ऑलराउंडर नहीं समझते आप? हाँ, मतलब मैं देखिए 15 बॉलों में 25 रन करना यही इसका रोल रहेगा अगर आगे भी इसने खेलना है, क्योंकि बारी इनकी 3 से 4 ओवर के लिए आनी चाहिए। मेरे नजदीक इनकी बारी 10 ओवर से पहले नहीं आनी चाहिए, क्योंकि बाकी जो आपके टॉप 6 बैटर्स हैं उनको कम से कम 12 से 15 ओवर तक जो है वो खेलना चाहिए। इस पर हम मजीद बात करेंगे। इस वक्त हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हारून रशीद से पूछेंगे मोहम्मद हारिस का क्या फ्यूचर है। मोहम्मद हारिस जिस तरह से वो बैटिंग कर रहे हैं, कल भी उन्होंने जब आउट हुए तो बल्ला ज़मीन पे मारा, हैंड बल्ला तोड़ दिया उन्होंने अपना, इस तरह का। उससे पहले उन्होंने एक इंटरव्यू दिया कि बाबर आजम का स्ट्राइक रेट कम है। फिर उसके पहले उन्होंने वहाँ चैंपियंस कप में इंटरव्यू दिया कि अच्छा हुआ हमारी टीम हार गई, उन्हें कप्तान बनाया गया था। बाद लोगों ने तो उनमें हवा भर दी है कि आप फ्यूचर के कप्तान होंगे और उसकी वजह से गालिबन उनकी कारकर्दगी पर असर पड़ रहा है। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात की टीमों के दरमियान खेली जाने वाली ट्राई सीरीज़ के हवाले से, और हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है पाकिस्तान के साबिक चीफ सेलेक्टर, साबिक टेस्ट क्रिकेटर हारून रशीद, जिनसे हम बात कर रहे थे ब्रेक पर जाने से कबल, और गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद आगे की तरफ बढ़ाते हैं। हारून भाई, क्या वजह है मोहम्मद हारिस को इतने मौके मिलने? कल उन्होंने 1 रन बनाया और अपना बल्ला भी तोड़ दिया। वो ऐसी सी हरकतें कर रहे हैं कि अब तक मैच्योर नहीं हो पाए उन्हें। हालांकि पाकिस्तान शाहीन का कप्तान भी इन्होंने बनाया, किसी ने उनको ये चढ़ा दिया था कि आप कप्तान होंगे फ्यूचर के। देखिए, एक तो बहुत ही प्री मैच्योर है कि आप किसी को पहले से कह देंगे जी आप पाकिस्तान के कप्तान होंगे। कैसे हो सकते हैं जब तक कि आपकी परफॉर्मेंस आपको बैक ना करे। और मैं ये समझता हूँ कि कोई अभी से तो नहीं खेल रही है, ये अच्छा खासा अरसा गुजारा है इन्होंने फर्स्ट क्लास लेवल के ऊपर, और क्रिकेट खेल के ये यहाँ तक पहुँचे। जब पाकिस्तान की इनकी बारी आई पाकिस्तान में खेलने की, तो मुझे जो सबसे ज़्यादा हैरानकुन जो चीज़ लगती है वो ये कि वो ऐसा लगता है कि वो फोकस नहीं होते कि वो क्या करने जा रहे हैं। वो एक प्री कंसीव्ड आइडिया के साथ जाते हैं कि बस जाके मैंने बस बॉल को मारा, और ज़्यादातर वो कोशिश करते हैं कि इम्प्रोवाइज पहली बॉल से ही ऑफ स्टंप पे निकल के आप यहाँ मारने की कोशिश करेंगे। देखिए, जो सबसे बड़ा फ़र्क नज़र आ रहा है, आप देखिए अपने हसन नवाज को देखें, वो जब हिट मारता है तो सीधी पूरी तरीके से वो, ठीक है आउट हो जाना इज समथिंग एल्स, लेकिन उसको पता लग रहा होता है कि उसको कि मैं कहाँ मार रहा हूँ और गेंद का रेंज क्या है उसकी। आपको यही नहीं पता कि बॉलर क्या कर रहा है, आप फील्डर्स को नहीं देखते कि फील्डर्स कहाँ खड़े हैं, जैसे आउट हुए देखा आपने। आई थिंक इट वाज, मैं वही कह रहा हूँ ना कि उन्होंने पिछली आप 11 इनिंग्स आप कह रहे हैं 8 इनिंग्स में उन्होंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ 37 रन किए हुए, हाईएस्ट 15 है। तो आप मुझे बताएंगे कि पाकिस्तान की जो जगह है, आपकी सिलेक्शन इतनी आसान है कि आप बगैर कुछ किए हुए पाकिस्तान में खेलते चले जाएंगे। आई थिंक इनको रिकंसिडर करना पड़ेगा। आप देखेंगे रिजवान की जगह ली इन्होंने, और रिजवान की जगह लिए जो कि बहुत ज्यादा मैच्योर हो चुके हैं। आई थिंक एज ए बैटर, एज ए कंपेटिटर, और सारी चीज़ों को वो समझते भी हैं, कप्तान भी है एक फॉर्मेट में। सो मेरे नज़दीक आई थिंक इनको बीच में अगर चाहिए, ज़रूरी नहीं कि रिजवान ओपन ही करें, आप लोग उनको फिनिशर का जॉब दे सकते हो, वो नीचे आगे बैटिंग करके आपके मैच जिताने की कोशिश कर सकते हैं। सो मेरे नज़दीक हारिस की जगह मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान की टीम में अभी बनती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि ठीक है एक आधे इनिंग खेल जाएंगे फिर आप वाह करना शुरू कर देंगे, लेकिन कंसिस्टेंसी लेवल तो ये है
कि हर तीसरी इनिंग में आपके रन होने चाहिए। बिल्कुल। तो मेरे नज़दीक हारिस को बहुत ज़्यादा स्क्रूटनी की ज़रूरत है। फ़खर जमान को देख रहे हैं आप, फ़खर जमान के भी मुझे लगता है फुल्ली फिट नहीं हुए। जिस तरह से वो गुज़िश्ता 11 मैचेस में 148 रन हैं उनके T20 इंटरनेशनल मैचेस में। हालांकि वो प्लेयर ज़बरदस्त हैं जो उन्होंने वो ट्राई सीरीज़ पाकिस्तान में हुई थी, बड़ी अच्छी बैटिंग की थी जो जिसमें न्यूजीलैंड भी खेल रही थी, लेकिन अब फ़खर जमान लग रहा है कि स्ट्रगल कर रहे हैं। उसका एक रीज़न है, उसका रीज़न ये है कि अगर आप पिछले 2 साल का इनका अगर वो निकाल के देखेंगे ना, 1 से 1.5 साल में जो भी आप निकालेंगे, उसमें देखेंगे कि बहुत ज़्यादा वक्त ये इंजर्ड रहे हैं। ठीक है, जब इंजर्ड होने के बाद आप वापस आते हैं ना, आपको कुछ मैचेस चाहिए होते हैं। हर बंदा जो भी, चाहे देख लें आप जफरा आर्चर जो हैं, उनको 2 साल तक उन्होंने वापस आए तो स्ट्रगल किया उन्होंने, स्ट्रगल किया, लेकिन वो आए क्या पूरा काउंटी का सीजन खेल कर आए। हाँ, मेरे अपने नजदीक यहाँ क्या हो रहा है कि आपका प्लेयर अनफिट होता है, गैप आ जाता है 2 महीने का, जब तक वो फिट होकर वापस आता है तो आके दोबारा मैच खेलता है। सो ये पीसीबी को सोचना पड़ेगा, जो भी थिंक टैंक है उसको ये सोचना पड़ेगा कि आया क्या प्लेयर्स को इंजरी के बाद फौरन उसकी फॉर्म, उसकी फिटनेस देखे ना, दोबारा पिछले मैच में फील्डिंग में नहीं आए। सो इसका मतलब है कि वो फुली रिकवर नहीं हुए। जब एक शख्स फुली रिकवर नहीं है, उसको आप पूरी तरह उसको सेहतयाब होने दें। आपके पास जब बेंच पे लोग बैठे हुए हैं तो उनको ट्राई कर सकते हैं ना। अब जब हारिस रऊफ को और आप शाहीन शाह अफरीदी को रेस्ट करा सकते हैं, तो आप फखर को क्यों नहीं करा सकते? खुशदिल शाह भी बैठे हुए हैं बेंच पे, मोहम्मद वसीम जूनियर भी हैं, अबरार अहमद भी हैं, इनके बेंच स्ट्रेंथ काफी है। और आप लोग एशिया कप से पहले अगर इनको ट्राई आउट करना है, क्योंकि मुझे यही मोहम्मद वसीम का आपने जिक्र किया, आप मुझे बताएं मोहम्मद वसीम इंजरी के वापस आने के बाद कौन से मैचेस खेले? वो सीधे आपने उनको वहां ऑस्ट्रेलिया भेज दिया। वो भी वो मतलब है कि डायरेक्ट मैचेस में मैं देख रहा था वेवर्ड बॉलिंग कर रहा था। वहां पर भी वो कंपटीशन नहीं था, कोई टीमें क्लब क्रिकेट थी, वो तो क्लब क्रिकेटर्स के साथ इनका मुकाबला था। सो वहां ना इनसे बॉलिंग हो रही थी, ना इनसे बैटिंग हो रही थी। सो इसीलिए मैं तो जब मैं सिलेक्शन पॉलिसी जो मैंने बनाई थी उसमें यही था कि जो शख्स अनफिट होगा, अगर तो वो माइनर इंजरी है तो आप उसको तो 1-2 दिन के बाद दोबारा खिला सकते हैं, लेकिन अगर मेजर इंजरी है तो आने से पहले डोमेस्टिक मैचेस खेलने चाहिए। सही, इस पर हम मजीद बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक का वक्त हो गया। हारून रशीद हमारे साथ मौजूद है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इस ट्राई सीरीज के हवाले से बात करेंगे कि पाकिस्तान तकरीबन ऑलमोस्ट क्वालिफाई कर जाएगा फाइनल के लिए। 7 सितंबर को फाइनल है। अब यूएई अफगानिस्तान का मैच है कल, और उसके बाद परसों पाकिस्तान और अफगानिस्तान का। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के फॉर्मर चीफ सेलेक्टर हारून रशीद के साथ आपको शो में खुश आमदीद कहते हैं। हम बात कर रहे थे पाकिस्तान, मुत्तहदा अरब अमारात और अफगानिस्तान की टीमों की कारकर्दगी के हवाले से। आज आराम का दिन है, कल यूएई वर्सेस अफगानिस्तान। हारून भाई, क्या समझते हैं कि जो अफगानिस्तान ने पहले मैच में गलतियां की, जो उन्होंने कॉम्बिनेशन आजमाया, आप समझते हैं कि अब उन गलतियों का अजाला करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि फिर उसके बाद उनका जो अगला मैच है वो अगेंस्ट पाकिस्तान है? जो मैं ये फील करता हूँ, अफगानिस्तान ने शायद बहुत ज़्यादा पिच को देखने के बाद अंदाज़ा लगा लिया कि मुझे हमें बॉलर को ज़्यादा हमें देने, और वही फास्ट बॉलर्स को। तो मेरा ख्याल है वो बैकफायर किया उनको, क्योंकि उनकी बैटिंग में मुझे सिवाय गुरबाज और वो जो उनके ओपनिंग बैट्समैन हैं मुजीबुल जादरान जो हैं, हाँ, वो ही उनके मेन स्टे थे बेसिकली। उनमें से आप देख लेंगे जब वो दोनों आउट हुए तो फिर उसके बाद वो स्ट्रगल किया, नीचे आगे राशिद खान ने थोड़ी सी हिटें मारी तो उनके रन्स जो हैं वो इब्राहिम जादरान जी। सो वो मेरे अपने नज़दीक अभी भी उन पर डिपेंड कर रहे हैं। हालांकि मैं देख रहा हूँ बेंच पे लोग बैठे हुए हैं, ऐसे जो बैटर भी हैं और जो बॉलिंग भी कर लेते हैं। जो मुझे लगता है कि इनको जो चेंजेस करनी चाहिए, आई थिंक फरीद को इन्होंने बहुत ज़्यादा वो दिया, वेट दिया और उनको खिला दिया। मेरे नज़दीक उनके पास एक ऐसे ऑलराउंडर बैठे हुए हैं जो बैटिंग भी करते हैं और बॉलिंग भी कर लेते हैं। वो एज ए थर्ड सीमर का रोल प्ले कर सकते हैं। उनका नाम मुझे नवीनुल हक तो नहीं है? नवीनुल हक भी हैं, एक और भी जो बड़े एजेड भी हैं, और वो बड़ा गुलबदीन नायब, ठीक है, अगर वो है टीम में मेरा ख्याल है, हाँ बिल्कुल वो। और उसके बाद ये है कि नूर अहमद दिखाता है अपने, आपने देखा ILT20 में वो जो नूर अहमद है ना, उसको किसी तरीके से अगर वो अकोमोडेट कर लें, क्योंकि ये पिचेस स्पिनर्स को हेल्प कर रही हैं। आप देखें कि दोनों मैचेस में फास्ट बॉलर्स ने बहुत ज्यादा रन्स दिए हैं, स्पिनर्स अगर रन्स देते भी हैं तो विकेट ले जाते हैं। सो इसलिए यहाँ पर ये कामयाबी होगी अगर अफगानिस्तान की, अगर ये 1 से 2 चेंजेस करें, एक फास्ट बॉलर को बिठा के आप
बैटिंग को स्ट्रेंथ दें और उसके बाद आप एक ये नूर अहमद को इंक्लूड करें और देखें कि आपको कितना फर्क पड़ेगा, क्योंकि कल का मैच जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है इनके लिए। अगर अफगानिस्तान जीतता है तो फिर पाकिस्तान से उसका मोरल भी अप होगा और बैक टू बैक मैचेस हैं उसके। जी और बिल्कुल, और पाकिस्तान का जो ये है कि पाकिस्तान को तो पीछे नहीं देखना चाहिए। पाकिस्तान ने तो, हमें प्रॉब्लम ही यही है कि हमारे में कंसिस्टेंसी नहीं है। हम एक मैच जीतते हैं, 2 मैच फिर एकदम से हारना शुरू कर देते हैं। सो इसको दूर करना चाहिए, इस तासुर को पाकिस्तान की टीम को ये मौका है, क्योंकि अगर विनिंग नोट पे फिनिश करते हैं इस टूर्नामेंट को तो एशिया कप में जब जाएंगे तो बुलंद होंगे। इस पर हम मजीद बात करेंगे और दोबारा हारून रशीद साहब को ज़हमत देंगे, एशिया कप के हवाले से भी बात करेंगे। सुनने में आ रहा है कि इंडियन मीडिया, एक इंडियन जर्नलिस्ट कह रहा है कि मैं तो जाऊंगा ही नहीं कवरेज करने, बॉयकॉट करूंगा पाकिस्तान इंडिया मैच। जहर उगलना शुरू हो गए वो, अब देखते हैं कि क्या होता है। इसके साथ ही एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज की ये एपिसोड अपने अख्तिताम को पहुंची। इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी ने वफा की तो अगले शो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्ज़ा इकबाल बेग, हारून रशीद और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।